दोस्तों, एक लड़का बहुत ही गरीबी और तंग गृहस्थी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन अचानक उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वह लड़का एकदम से ही माल दौलत वाला एक अमीर आदमी बन जाता है। और अमीर होते ही उसका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। अपना लाइफस्टाइल बदल देता है। वो अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता हुआ बारागर्दी करने लगता है। अब उसे अपनी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई रोक टोक पसंद नहीं थी। इतना ज़्यादा वह चेंज हो जाता है कि अपनी पत्नी को भी छोड़ देता है, उसे घर से भगा देता है। पत्नी से 3 सालों का रिश्ता ख़त्म करके अपने तरीक़ों से अपनी ज़िंदगी बिताने लगता है। लेकिन दोस्तों, वह एक दिन अयोध्या मंदिर घूमने के लिए जाता है और वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर चलिए जाने पूरी कहानी की सच्चाई। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलते हैं कहानी के शुरुआत में। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर की। एक लड़का होता है जिसका नाम विनोद पांडे होता है। वह अपनी पत्नी के साथ बहुत ही गरीबी और तंग गृहस्थी में अपने जीवन को गुजार रहा था। बिजली विभाग में वह दिहाड़ी मजदूरी पर काम किया करता था, लेकिन अपने काम को पूरी लगन और मेहनत से करता था। काम में अपनी रुचि लेकर एक दिन वह खंभे गाड़ने का, तार को खिंचवाने का, बिजली सप्लाई कराने का ठेकेदार ही बन जाता है। और इसके बाद ठेकेदारी करते हुए बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है। ठेकेदारी में अच्छा पैसा बचा लेता करता था। अमीर बनने के बाद उसके परिवार वाले उसकी कामयाबी से बहुत खुश होते हैं। लेकिन विनोद पांडे के दिल दिमाग में कुछ और ही रफ्त चल रही थी। दोस्तों, पैसा आने के बाद वह अपनों को दूध खाना कर देता है। अपने तरीके से अनुसार अपनी ज़िंदगी को जीने का फैसला करता है। अब उसकी जो पत्नी होती है वह उसे रोक टोक लगाने लगती है, क्योंकि विनोद आए दिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता था, शराब पीता था, रात रात भर घर भी नहीं लौटता था। उसके घर वाले तो उसकी हरकतों से परेशान आ ही गए थे। इधर पत्नी को भी वह उसका हक और प्यार ना दिया करता था। अब पत्नी उसका विरोध करने लगती है, उसे बोलने लगती है, समझाने की कोशिश करती है, तो वह अपनी पत्नी से अब बहुत ही गुस्से में बात करने लगता है। कहता है कि यह मेरी खुद की ज़िंदगी है, इसको मैं अपने हिसाब से जीऊँगा। तुम्हें मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है, और अगर यह सब ज़्यादा ही बुरा लगता है तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। मेरे घर को छोड़कर यहाँ से अपने मायके ही चली जाओ। लेकिन दोस्तों, पत्नी तो पत्नी होती है। कोई आदमी कितना ही बड़ा क्यों ना बन जाए, कितना ही माल दौलत वाला क्यों ना बन जाए, उसकी नज़रों में तो वह पत्नी परमेश्वर ही रहता है। दोस्तों, वह उसका आए दिन विरोध करती है, तो एक दिन विनोद गुस्से में झगड़े के चलते अपनी पत्नी पर हाथ भी उठा देता है, उसे मारने पीटने लगता है। तो इस सब के बाद विनोद की पत्नी, जिसका नाम हेमा होता है, वह बेचारी रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से तंग आकर खुद ही हार मान लेती है और कहती है कि ठीक है, जब आपको अपने हिसाब से ही जीना है तो तुम अपनी मनमानी करो, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ अपनी मायके। तो दोस्तों, विनोद यह बात सुनकर और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। कहता है कि यह तो बहुत ही बढ़िया फैसला लिया है तुमने, मेरी तरफ से आज़ाद हो।
कल क्यों जाती? तुम मेरे हिसाब से आज ही चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोस्तों, वह रोते बिलखते अपने मायके चली जाती है। हेमा अपने मायके आने के बाद अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाती है और विनोद, जो कि हेमा के चले जाने के बाद और भी ज़्यादा खुद को आज़ाद महसूस करने लगता है। उसे अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहा। अपनी खूब मनमानी करके अपना जीवन बिताने लगता है। अय्याशी करना, देर रात तक पार्टी करना, इधर उधर घूमना, यही सब करने लगा। घर वालों की भी कोई फिक्र नहीं रहती थी। इधर हेमा अपने मायके में आ गई तो उसके माँ बाप इतने अमीर तो थे ही नहीं। फैजाबाद में हेमा का घर होता है। घर में उसके माता पिता के अलावा 4 छोटे भाई बहन होते हैं। तो अब मायके पहुंचने के बाद अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी वो। अपना खर्चा, अपना गुजारा करने के लिए कुछ काम खोजना शुरू करती है। तो उसे पता चलता है कि गांव से कुछ महिलाएं रोजाना सुबह सुबह अयोध्या के लिए जाती है और शाम तक ही वापस आ जाया करती है। तो हिमानी ने उस महिलाओं से पूछा कि आप सभी लोग कहाँ जाती हो? तो उन्होंने बताया कि हम तो अयोध्या जाते ही वहाँ रोजाना ही बहुत से लोग भंडारे का आयोजन करते हैं। तो हम लोग भंडारे का खाना तैयार करने के लिए, उसे बनवाने के लिए जाते ही हलवा पूरी खीर छोले चावल यही सब सामान बनाते ही और खाने की पैकिंग का काम करते हैं और कुछ इस तरह से हम वहाँ काम करके अपने घर का खर्चा चला लेते हैं। तो हेमा उन महिलाओं से कहती है कि बहन, मेरा भी कुछ ऐसा ही छोटा मोटा काम लगवा दो जिससे कि मैं घर का गुजारा भी हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और काम की बहुत आवश्यकता है मुझे। तो यह महिलाएं बिना झुकते हुए हेमा की मदद के लिए तैयार हो जाती है और कहते हैं कि ठीक है, तुम भी चलना। दिन से 500 रोजाना के मिल जाते हैं और साथ में भंडारे का खाना भी मिल जाता है। तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तुम्हारा भी पेट भर जाएगा और पैसा भी जुड़ेगा। तो अब अगले ही दिन से हेमा भी उन महिलाओं के साथ सुबह सवेरे ही अयोध्या पहुंच जाती है और भंडारे के आयोजन में शामिल होकर काम करने लगती है। अयोध्या पहुंचने के बाद वह महिलाएं हेमा की मुलाकात एक ठेकेदार से करवाती हैं जिसका नाम होता है लक्ष्मण त्यागी। उसके पास ही वह काम करने लगते हैं। लक्ष्मण त्यागी का जो काम होता था वह यह था कि जो कोई भी लोग या श्रद्धालु अयोध्या में भंडार करना चाहते थे वह वो लक्ष्मण से ही संपर्क करते थे और कहते थे कि हमें 1000 लोगों के लिए प्रसाद बनवाना है या 5-10 हज़ार, जितना भी वह बताते थे वह त्यागी उन्हें भंडारे के सभी खर्चों का पैकेज बता देता है कि 1000 लोगों के लिए इतना पैसा लगेगा और 5000 के लिए इतना पैसा लगेगा और हम तुम्हारे लिए सभी सामान तैयार करा देंगे, जैसे हलवा पूरी खीरी छोले चावल सभी बनाकर यहाँ ले आएंगे और किसी भी जगह स्टॉल लगवा देंगे। वहाँ पर अपने 3-4 लड़के लोगों को खड़ा कर देंगे। आप भी अपने लोगों के साथ वहीं खड़े हो जाना, अपने हाथों से लोगों को प्रसाद बांट देना। तो कुल मिलाकर बात यह थी कि लोगों को उसकी बात समझ में आ जाता करती थी, क्योंकि इससे उनका ही काम आसान हो जाता था। वरना तो कहाँ दूर दूर से शहर से आकर अयोध्या में खाना बनवाना किसी के लिए भी आसान बात नहीं था। तो ऐसे ही वह लोग पैसा देकर उन्हें ठेका दे दिया करते थे और वह सभी खाने का सामान तैयार करवा कर अयोध्या में जहाँ कहीं भी उन लोगों की इच्छा हुआ करती थी जगह जगह पर स्टॉल लगाकर सामान रखवा दिया करते थे। तो कुछ इस तरह से बड़ी ही आसानी के साथ दान पुण्य भी हो जाता करता था और लक्ष्मण त्यागी का भी काम चलता रहता था।
साथ में जो श्रद्धा होते थे, भक्त होते थे, उनका भी काम हो जाता था। त्यागी के नीचे 50-60 लोगों का समूह काम किया करता था, जिनमें कुछ महिलाएं थी, कुछ लड़के भी काम करते थे। तो उन्हीं के समूह में मिलकर हिमा भी काम करने लगती है। लेकिन जो लोग सिर्फ 300 या 400 लोगों के लिए खाना बनवाकर भंडारे का आयोजन करना चाहते थे, तो लक्ष्मण त्यागी उन लोगों का ठेका नहीं लेता था, क्योंकि वह सिर्फ बड़े भंडारों को देखता था, बड़ा काम किया करता था। तो हेमा सोचने लगती है कि इस तरह से तो मैं भी यहाँ ठेका लेकर काम कर सकती हूँ। यह जो 300-400 लोगों का खाना बनवाते हैं, इनका ठेका तो मैं भी बड़ी आसानी से लेकर काम को करा सकती हूँ। तो दोस्तों, वह भी इसी काम को करना शुरू कर देती है। अब एक दिन अयोध्या में जो विनोद पांडे होता है, उसका घर फैजाबाद से भी करीब 30 या 35 किलोमीटर दूर था। एक जगह जो छावनी के नाम के से बहुत मशहूर है, वही उसका गांव और घर होता है। तो दोस्तों, एक दिन विनोद पांडे अयोध्या घूमने का प्लान बनाता है दर्शन के लिए। वह अयोध्या जाने लगता है। जब अयोध्या पहुंचता है तो उसका मन बहुत खुश होता है। वहाँ उसका मन बहुत हल्का होता है, उससे बहुत सुकून मिलता है। तो वह अयोध्या में ही 1-2 दिन और रुककर घूमने का फैसला करता है। तो ऐसे ही किसी जगह बैठा हुआ भंडारा खा रहा था, तो उसके दिल दिमाग में बात आती है। वह सोचने लगता है कि क्यों ना मैं भी यहाँ भंडारे का आयोजन करूँ। तो एक लड़का जो सभी को हलवा पूरी बांट रहा था, विनोद, उसके पास जाता है और बोलता है कि भैया जी, मैं भी यहाँ पर भंडारे का आयोजन करना चाहता हूँ, तो क्या आप बता सकते हैं यहाँ यह कैसे हो पाएगा। तो वह लड़का बोलता है कि आप भंडारा कराना चाहते हैं, बड़ी ही अच्छी बात है। हाँ, हो जाएगा, बहुत आसान काम है, आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने ठेकेदार से मिलवा देता हूँ। दोस्तों, वह विनोद को लक्ष्मण त्यागी के पास ले जाता है। तो अब विनोद उनसे मिलकर बताता है कि भैया जी, मुझे भी यहाँ भंडारा कराकर प्रसाद बांटना है, तो इसके लिए कितना खर्चा आएगा। तो त्यागी जी कहते हैं कि आपको कितने लोगों का करना है। तो विनोद बताता है कि यही कोई 200 या 300 लोगों का मुझे प्रसाद बनवाना है। तो इतना सुनकर त्यागी जी मना कर देते हैं, कहते हैं कि भाई साहब, हम 1000 से नीचे वालों का भंडारा नहीं बनवाते हैं, हमें ज़्यादा काम रहता है, ज़्यादा लोग मुझसे जुड़े हैं, सभी की मेहनत मजदूरी का देखना रहता है, और मैं 1000-5000 तक का बनवा देता हूँ, 300-500 वालों का हम नहीं बनाते, इसलिए मैं तो माफ़ी चाहता हूँ आपसे। अब त्यागी जी तो अपनी बात को पूरा करके वहाँ से चले जाते हैं। तो वह लड़का विनोद से पूछता है कि क्या हुआ साहब, हो गई बात पक्की। तो विनोद कहता है कि अरे, उन्होंने तो मना कर दिया है, बोल रहे हैं कि हम 200-300 लोगों के लिए नहीं बनवा सकते। तो वह लड़का बोलता है, अरे साहब, आपने मुझसे पहले बताया होता ना कि 200 लोगों के लिए बनवाना है। तो विनोद कहता है, हाँ यार, इतना ही 200 में या 300 हो जाए चलेगा। तो लड़का बोलता है, अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं। यहाँ एक दीदी है, वह भी ठेका करती है, मैं आपके लिए उनसे बात करके देखता हूँ। दोस्तों, वो लड़का हेमा का ही जिक्र कर रहा था। हेमा को भी महीने में 15 या 20 दिन ऐसे ही काम मिल जाया करता था। तो उस दिन उनके पास काम भी नहीं था। तो वह लड़का हेमा को कॉल करके पूछता है कि दीदी, आप कहाँ पर हो। तो वह बताती है कि छोटू, मैं तो आज अपने घर पर ही हूँ, कोई काम नहीं था तो आज घर हूँ। तो वह कहता है कि दीदी, अगर आप यहाँ पर आ जाए तो एक व्यक्ति है, भंडारा करना चाहता है।
त्यागी जी ने तो मना कर दिया है, आप देख लो, अगर आ सकती हो तो आ जाइए। तो दोस्तों, हेमा का घर अयोध्या से सिर्फ 10 या 12 किलोमीटर की दूरी पर था। वह आधे ही घंटे में आ जाती है। और जब हेमा अयोध्या पहुंच जाती है तो वह लड़का विनोद को हेमा के पास ले जाता है। और जब इन दोनों का एक दूसरे से आमना सामना होता है तो दोनों ही एक दूसरे को अचानक से देखकर चौंक जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे से कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाते, बस ऐसे ही खड़े देखते रहते हैं। तो फिर विनोद पांडे ही बोलता है कि तुम भी यहीं काम करती हो क्या? तो हेमा कहती है, क्यों, इसमें इतना हैरानी वाली बात क्या है? कोई पाप का काम है क्या? यह तो पंडित जी कहते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। और बताओ, कैसी हो तुम? हेमा कहती है, मैं कैसी भी हूँ, इससे आपको क्या लेना देना है? तो फिर भी वह आगे बोलता है कि मुझे पहले ही पता था कि एक ना एक दिन तुम जरूर मुझे मिल जाओगी। तो हेमा कहती है, क्यों, मैं क्या कहीं तुमसे मिले में खो गई थी, या मैं कहीं तुमसे बचपन में गुम हो गई थी जो कहीं ऐसे ही मिल जाती? क्या तुम्हें मेरा एड्रेस नहीं पता था? मेरे घर का तुम्हें मालूम नहीं था? फैजाबाद में हमारा घर कहाँ है? मेरे माता पिता कहाँ रहते? मैं कहाँ रहती हूँ? क्या इस सब से तुम अनजान थे? अगर तुम मुझे लेने के लिए ही ना सही, कम से कम एक बार मुझसे मिलने के लिए तो आ जाते, तो क्या हम तुम्हें अपने घर से धक्का देकर बाहर निकाल देते, जैसे तुमने मुझे जबरदस्ती निकलने पर मजबूर किया था? अब यह सब बातें सुनने के बाद तो विनोद पांडे बिल्कुल गुमसुम सा हो जाता है। वो हेमा की बातों का कोई जवाब ही ना दे पाया। तो फिर हेमा ही कहती है कि खैर, यह सब बातें छोड़ो, आप तो बड़े आदमी हो, आपकी तो बात ही अलग है। आप भंडारे का आयोजन करके बंटवाना चाहते हो। मेरे लिए तो यही खुशी की बात होगी। आपने जो कुछ भी गलत मेरे साथ किया कोई बात नहीं, कम से कम आज तो आप कोई एक अच्छा काम करना चाहते हो। बताइए, कितने लोगों के लिए प्रसाद तैयार करवाना है? तो वह बोलता है कि वैसे तो 200 लोगों का बनवाना चाहता था, लेकिन जब तुम यहाँ मिल ही गई हो और तुम ही यह काम कर रही हो तो फिर 500 लोगों के लिए भोजन बनवा दो। और मैं 500 लोगों को भंडारा खिलाना चाहता हूँ। तो हेमा कहती है, चलो ठीक है, फिर कल सुबह 9 बजे तक आपको सभी सामान तैयार मिल जाएगा। इसके बाद यह दोनों साथ में ही फैजाबाद आ जाते हैं। हेमा ने वहीं पर किराए का एक बड़ा सा रूम ले रखा था, उसी को रसोई टाइप से मैनेज कर रखा था। इसमें सभी खाना पकाने का सामान जैसे भगोने, गैस सिलेंडर, चूल्हा आदि सभी सामान मौजूद था। जब भी उन्हें कोई ठेका मिलता था कि इतने लोगों के भंडारे का खाना तैयार करना है, तो वह लोग यहीं पर बनवाकर उसके बाद गाड़ी में लोड करके अयोध्या के लिए भेज देते थे। तो वह विनोद को अपने रसोई घर लेकर जाती है, बोलती है कि यही आपका खाना तैयार होगा। वह एक लंबी लिस्ट बनाकर उसे दे देती है, कहती है कि जाओ तुरंत मार्केट से यह सारा सामान लाकर हमें दे दो। तो विनोद सामान की लिस्ट देकर कहता है कि अरे यार, मैं अकेले कैसे इतनी सारी खरीदारी कर पाऊँगा? मुझे यहाँ मार्केट की जानकारी भी नहीं है, मैं अकेला परेशान हो जाऊँगा। तुम्हें तो सभी दुकान की जानकारी होगी। ऐसा करो, तुम चलो मेरे साथ और यह सभी सामान खरीद कर लाओ। तो हेमा कहती है कि अगर मैं आपके साथ जाऊंगी तो आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। दुकान वाले मुझे देकर ही 10% कमीशन काट कर सामान देंगे। जो सामान तुम्हारा ये 10,000 में आ जाएगा, वह मेरे जाने से 11,000 में मिलेगा। तो इससे तुम्हारा क्या ही फायदा होगा?
तो विनोद कहता है कि पैसों की कोई चिंता नहीं, तुम साथ चलो, भले ही कमीशन भी ले लेना तुम। इतना कहकर विनोद हंस पड़ता है। तो हेमा और विनोद मिलकर सब कुछ खरीदते हैं। उसके बाद रसोई घर वापस आते हैं। तो विनोद हेमा से पूछता है कि अब तुम्हें कितने रुपए देने हैं इसके बनाने के लिए? तुम भी अब अपने रुपए ले लो। विनोद ने सामान के लिए तो ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था और एक एटीएम से 5,000 और भी निकल आया था और पैसा को गिनकर हेमा को देने के लिए अपना हाथ बढ़ाने लगता है। तो हेमा कहती है कि इन पैसों को अपने पास ही रखिए, इनको देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुमसे यह पैसा नहीं चाहिए। मैं अपनी तरफ से ही लेबर लगाकर खाना बना दूंगी। कल तुम अयोध्या साथ चलकर बंटवा देना। अब विनोद कहता है कि प्लीज़ मुझसे इतना भी गुस्सा मत हो, इतना भी मुझे गैर मत करो। हेमा कहती है मैं कहाँ आपको गैर समझ रही हूँ, शायद गैर तो आप मुझे समझ रहे हो जो बार बार पैसों की बात कर रहे हो। क्या मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती? क्या मेरा तुमसे कोई रिश्ता नाता ही नहीं है जो तुम इस नए काम में मेरी जरा भी सहायता या सहयोग लेना ही नहीं चाहते? तो दोस्तों, इतना सुनकर विनोद पांडे की आंखें नम हो जाती है। वह हेमा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि हेमा, मैं तो हमेशा तुम्हें अपना ही समझता था, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ी भूल हो गई थी। पैसों की चकचौंध ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे तुम माफ़ कर दो। मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाना चाहता हूँ। तो हेमा कहती है कि आज यहाँ अयोध्या में मिल गई तो तुम्हें अपनी की गई गलती का एहसास हो रहा है, वरना इससे पहले तुम्हें कभी मेरी याद ही नहीं आई। खैर चलो छोड़ो, तुमसे क्या ही बहस करना। तुम तो पहले से ही इस तरह के हो घमंडी, बस अपने घमंड में रहते हो और बस तुम अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो। मैं यहाँ अकेले खुश हूँ। भगवान की कृपा से हजार हजार कमा सकते हैं। मैं बड़े आराम से कमा लेती हूँ, मुझे भी कोई परेशानी नहीं है, घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वह हेमा को फिर मनाने लगता है, कहता है प्लीज़ तुम मुझे एक बार माफ़ कर दो। मुझसे यह गलतियाँ ज़िंदगी में दोबारा नहीं होगी। विनोद अपने हाथ जोड़कर उसके आगे उठा बैठा करने लगता है। तो हेमा उसको पकड़कर रोकती है कि बस ड्रामेबाज, अब बस भी कर दो। तुमसे ज़्यादा नौटंकी कहीं नहीं देखी मैंने। वह हंस देती है और कहती है कि इस बारे में मैं बाद में बताऊंगी, मेरा क्या फैसला है। फिलहाल अभी तो जिस काम के लिए आए हैं वह काम करते हैं। अब दोस्तों, शाम में वह अपनी लेबर को बुलाती है जो 5-6 महिलाएं उसके लिए काम करती थी। सभी सामान हलवा पूरी छोले चावल बनाकर तैयार करते हैं और अगले दिन गाड़ी में लोड करके अयोध्या लेकर पहुंच जाते हैं। वहीं एक जगह खड़े होकर प्रसाद को बांटने लगते हैं। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक उनका सभी काम निपट जाता है। दोनों ने एक पति पत्नी की तरह ही मिलजुल कर काम को निपटा था। उसके बाद हेमा अपना सभी सामान बर्तन भगने बेगरह गाड़ी में रखवा कर उन महिलाओं को साथ भेज देती है और उनसे कहती है कि तुम चलो, मैं अभी बाद में आती हूँ। के बाद वह दोनों सरजू नदी में जाकर स्नान करते हैं और फिर एक साथ अयोध्या घूमने लगते हैं। दोनों पति पत्नी तो थे ही और विनोद को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा था तो हेमा भी उसे माफ़ कर देती है। दोनों पति पत्नी को एक होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। दोनों ही एक हो जाने से बहुत खुश थे। इसके बाद हेमा अपने समूह की जो 5-6 महिलाएं थी
उनमें से जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार महिला थी उससे कहती है कि बहन, यह मेरा पति मुझे अब अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो मेरा जो काम है इसको अगर तुम संभालना चाहो तो संभाल लो। तो वह महिला कहती है, ठीक है दीदी, मैं यह काम वैसे ही ईमानदारी के साथ करूँगी जैसे आज तक आप करती आई है। इसके बाद विनोद हेमा को लेकर पहले उसके घर जाता है। उसके माँ बाप से भी माफ़ी मांगकर उनका आशीर्वाद लेकर एक बार फिर से हेमा को अपने घर छावनी ले आता है। विनोद के माता पिता भी अपनी बहू हेमा को देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, पूरे 1 साल बाद हेमा और विनोद का कुछ इस तरह से अयोध्या में मिलन हो जाता है और वह दोनों फिर से अपना खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर से एक नई कहानी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।